हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं घटनाचक्र से एंसेंट हिस्ट्री को, और यह एंसेंट हिस्ट्री का वीडियो नंबर है 9। टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, इसके पहले जो भी हम लोगों ने टॉपिक को पहले कवर किया है, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या करने के पश्चात किया है। लेकिन यह है जो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसी अवस्था में मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले आपको इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं, उन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और इन्हें एक छोटी सी वीडियो के अंतर्गत हम कवर कर लेंगे, ताकि जो भी मीन्स आगे प्रश्न बने और जो कथन कारण वाले क्वेश्चंस हो, उन्हें आप काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएँ और उन चीज़ों को समझ भी पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इन फैक्चुअल वाली सीरीज को। और इसके अंतर्गत आपको हो सकता है कि आपको जुड़ाव देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ, हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर कर लेंगे। तो यदि आप जुड़ाव चाहते तो आप तो बुक को पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि यह जो सीरीज ही होती है केवल क्वेश्चंस के लिए होती है, और क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपनी कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं और कंसेप्ट भी बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रमुख पॉइंट्स को हम पहले कवर कर लेंगे, है ना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, और यहाँ से काफ़ी अधिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। अब जरा देखिए कि हम बात करें पाषाण काल से लेकर करके हम लोगों ने चर्चा किया है कहाँ तक, तो यूनानी आक्रमण तक। उस समय से आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हम प्रमुख बात करें तो उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक काल की हम बात करें, यानी कहने का मतलब है, जो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर करके वैदिक एवं उत्तर वैदिक सभ्यता की आप बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा धर्मों में बदलाव देखने को मिलेगा, लोगों के रहन सहन में बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसी अवस्था में वैदिक सभ्यता में जब आप देखेंगे कि 1000 BC के बाद की काल को आप देखेंगे, मीन्स आप 1000 से लेकर के 600 BC के आसपास तक के काल को आप देखेंगे, तो ऐसी अवस्था में आपको वेद में मीन्स बहुत सी कुरीतियाँ समाहित कर दी जाती है। कर्मकांड पे अधिक बढ़ावा दिया जाता है, यज्ञ एवं बलि प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण से सभी लोग इस चीज़ को एफर्ड नहीं कर पाते हैं। और ऐसी अवस्था में आपको विभिन्न प्रकार के धर्म के रूप में आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेंगे, जैन धर्म देखने को मिलेंगे, वैष्णव धर्म देखने को मिलेंगे, और भी विभिन्न प्रकार के आजीवक संप्रदाय देखने को मिलेंगे। और ऐसी अवस्था में साथ में आपको 16 जो महाजनपद थे, वह आपस में ही विभक्त थे, खुद ही प्रतिस्पर्धा की होड़ में लगे रहते थे। इसका मतलब है कि यह जो भारत साम्राज्य था, वह क्या था, विखंडित था, है ना। और ऐसी अवस्था में जब लोग विखंडित होते हैं, तो जो बाहर के लोग होगा, उसके लिए आक्रमण कर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को जीतना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और ऐसी अवस्था में आप समझ पा रहे हैं कि जो 16 महाजनपद था, विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित था, तो सिकंदर हो या फिर कोई अन्य शासक हो, उसके लिए जीतना काफ़ी आसान था। तो ऐसी अवस्था में 326 से 325 के बीच जब आक्रमण किया था, इस बात का आगाह कौटिल्य ने, चाणक्य ने धनानंद को, जो कि तत्कालीन शासक था कहाँ का, मगध का, उसे सूचित करते हैं कि ऐसा आक्रमण हो सकता है कि आने वाले समय में भी हो, और हमारी भी जो साम्राज्य है वह खतरे में है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है, यानी धनानंद खुद को बलशाली भी समझता था, थोड़ा अय्यासी शासक भी माना जाता था, और यहाँ पे चाणक्य की काफ़ी मीन्स मखौल उड़ा दी जाती है, मजाक उड़ा दी जाती है। तत्पश्चात चाणक्य को काफ़ी बुरा लगता है, और वो अपना शिखा खोल करके उस जगह पे प्रण लेते हैं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि तुम्हें गद्दी से अपदस्थ न कर दूं। और आपको गद्दी से अपदस्थ करता है उनका चेला, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और यही है जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक बनता है 322 ईस्वी में। तो क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नंद वंश को समाप्त किसने किया था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद हो जाएगा। उसे किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसे हरा कर कहीं मौर्य वंश का संस्थापक कौन बना, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य बना, है ना। कब, तो 322 BC में। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मीन्स किया कराया सब कुछ था, उस पर मीन्स पानी एक तरह से फिर जाएगा। कब, अर्थात मौर्य वंश का पतन हो जाएगा 184 BC में बृहद्रथ के मरते हुए, है ना। तो अंतिम शासक आपका बृहद्रथ था। अब देखिए, मेन पॉइंट्स को हम कवर करने का
प्रयास करते हैं ताकि आगे की जो क्वेश्चन वाली सीरीज है आपको काफ़ी बेहतर तरीके से कवर हो। तो इसे 2 बार 3 बार जब भी हो स्पीड बढ़ा कर करके भी आप सुने ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका कवर हो जाए। अब देखिए हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी और इसका जो साम्राज्य था वह ईरान से इसकी सीमा लगा करती थी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ छोटी छोटी महाजनपदों में बटा हुआ था, वह सब एकीकृत होकर करके इसकी सीमा है जो ईरान तक चली गई। आप मैप को देखेंगे तो आपको अफ़गानिस्तान से सटे ईरान मिलेंगे, यानी अफ़गानिस्तान तक के क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में हो गया था और यह है जो पूरे भारत को इसने क्या किया था, एकीकृत किया था। अब बात हम करें कि इनके चंद्रगुप्त मौर्य को है जो कुलहीन कहा है, ब्रिसल कहा है किसने, तो विशाख दत्त ने। और ये इनकी पुस्तक है कौन, इनकी जो कृति है मुद्रा राक्षस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षस किनकी कृति है, तो यह विशाख दत्त की कृति है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो कुलहीन या ब्रिसल के नाम से, यानी इन्हें मीन्स उपाधि दिया गया है कह सकेंगे, या इनके बारे में ऐसा बात बोला गया है। अब हम बात करें तो प्रमुख इतिहासकार हुए, विद्वान हुए, जिसमें जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से संबोधित किया है ना। और जस्टिन ने यह बात किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो सिकंदर से क्या था, कभी न कभी इनकी भेंट हुई थी। इस बात का प्रमाण है जो जस्टिन के द्वारा दिया जाता है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया है। इस बात की पहचान है जो विलियम जोन्स के द्वारा करी जाती है ना। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, जबकि एरियन एवं प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया गया है। यानी जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन एवं प्लूटार्क ने सेंड्रोकोटस से किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया है। आगे की हम बात करें तो देखिए इस जगह पे अर्थशास्त्र के आपके लेखक कौन, कौटिल्य। यही कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनके साथ साथ इनके अन्य नाम थे अंशुल, अंशु, अंगुल, बादशान, कात्यायन भी थे। और चाणक्य इस कारण से कहा जाता है क्योंकि यह ऋषि चाणक्य के क्या थे, पुत्र थे। अब देखिए दोस्तों कि इन्हें पुराणों में क्या कहा गया है, द्विजर्षभ के नाम से जाना गया है, द्विजर्षभ के नाम से जाना गया है। और इसका मतलब मीनिंग निकल करके आता है आपका श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या निकल करके आता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है वह इकोनॉमिक्स की पुस्तक न होकर करके यह है जो आपका शासन के संबंध में यह लिखी गई पुस्तक है। यानी यह है जो आपका किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की इसमें चर्चा करी गई है। इन्होंने राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी एक राज्य की बेहतर संचालन करनी होगी तो उसके 7 अंग होने चाहिए। यानी इसके अंतर्गत यह है जो 7 अंगों से तुलना की गई है, किसी की तुलना आँख से की गई है, किसी की बाजू से करी गई है ना, किसी की मीन्स दिमाग से की गई है, मीन्स विभिन्न प्रकार के जो सप्तांग हैं इस जगह पे करी गई है। और जिसके अंतर्गत राजा हो गए, अमात्य हो गए, जनपद हो गए, दुर्ग हो गए, कोष हो गए, दंड हो गए, मित्र हो गए। यानी मित्रता भी जरूरी है अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए। कोष में पैसा रहना चाहिए, दुर्ग अर्थात किलेबंदी भी होना चाहिए, और अमात्य कहने का मतलब प्रधानमंत्री इत्यादि होने चाहिए। तो यह विभिन्न प्रकार की इन सब की विशेषताओं को भी वर्णित किया गया है और इस चीज़ की मैं चर्चा करूँगा। वीडियोज़ काफ़ी लंबी चल जाएगी, है ना। ऐसे हमने कौटिल्य के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। आपको पता चल जाएगा इन सब का मीनिंग। अब जरा हम बात करें इनके संदर्भ में तो कौटिल्य की तुलना किससे की जाती है, तो मैकियावेली से की जाती है। कौटिल्य का पुस्तक इधर अर्थशास्त्र हो गया, है ना, और उधर है जो मैकियावेली की एक पुस्तक है कौन, प्रिंस, और उनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। मैकियावेली कहाँ का था, इटली का एक दार्शनिक था जिसकी पुस्तक है प्रिंस, जबकि भारत के दार्शनिक के रूप में है चाणक्य और इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब आगे की हम बात करें तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर करके आपका सिंधु तक के प्रदेश का हो गया था। और साथ में हम बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि किसके अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आपका पश्चिम भारत तक था। यानी पश्चिम भारत कहने का मतलब आप समझ सकते हैं गुजरात वाले क्षेत्र तक, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, इस बात से हमें इस बात की पता चलती है। उसके बाद है जो हम बात करें तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी उसके समय तक
उसका जो साम्राज्य का जो विस्तार था काफ़ी अधिक हो चुका था, और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, और हम बात करें उत्तर में हिमालय से लेकर करके मैसूर अर्थात कर्नाटक तक के क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। इससे यही पता चलता है कि इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तार हो गया था और भारत एकीकृत हो गया था। उसके बाद हम बात करें इसके तहत तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का एक शासक था। कौन? सेलुकस। और सेलुकस है जो भारत पर 305 ईस्वी में आक्रमण करता है, और इस आक्रमण के पश्चात आपका परास्त कर दिया जाता है 305 ईस्वी में। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी सेलुकस को हरा दिया जाता है। ऐसी अवस्था में विभिन्न प्रकार के मैत्री संबंध भी बनते हैं, बिंस विवाह करके, जिसकी चर्चा हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से भी करेंगे। लेकिन इतना पॉइंट याद रखेंगे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब हराया था? तो 305 बीसी में हराया था। उसके बाद है जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है जो बिंदुसार, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, और यह है जो आपका गद्दी पे, मगध की गद्दी पे बैठता है 298 बीसी में, जिसे अमित्र चेट या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। जबकि जैन ग्रंथों में इसकी चर्चा सिंह सेन के रूप में करी गई है। किसके रूप में? सिंह सेन के रूप में करी गई है। और दिव्या बदान के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसके बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए अशोक है जो गया था। और स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग हम बात करें तो राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो याद रखेंगे बिंदुसार के दरबार में। प्लिनी की हम बात करें तो आपका मिस्र का राजा जो टॉलमी द्वितीय था, वह द्वितीय फिडोल्फस था, जो कि डायन्योसिस को भी यानी राजदूत के रूप में इस जगह पे भेजा था। उसके बाद है जो हम बात करें तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीज़ की मांग करी थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक को। तो इसमें मीठी मदिरा और सूखी अंजीर है जो भेज दिया जाता है, दार्शनिक को नहीं भेजा जाता है ना। उसके बाद है जो हम बात करें तो बौद्ध साक्ष्य यह बतलाता है कि अशोक जो था आपका, जो किसका पुत्र था? आपका बिंदुसार का, है ना। तो यह है जो अवंती अर्थात उज्जैन का यह उपराजा के रूप में था, अर्थात वायसराय इस जगह पे था। उसके बाद है जो आपका प्रमुख शासक आपका बनेगा कौन? अशोक बिंदुसार के बाद, और यह 269 बीसी में आपका मगध का यह सम्राट बनता है। उसके बाद है जो हम बात करेंगे कि यह 261 पे कलिंग विजय करता है, जिसके पश्चात यह है जो आपका बौद्ध धर्म का पालन करता है, और ऐसी अवस्था में यह धम्म का प्रतिपादन करता है। और धम्म यह ऐसी बात हो गई जिसका सब कोई पालन कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष जिसके पास धन हो वह मीन्स बलि और अग्नि वाले कर्म कांड इत्यादि में वह सहभागी हो और इस चीज़ में नहीं हो। तो ऐसी अवस्था में यह धर्म का प्रतिपादन करता है, धम्म का प्रतिपादन करता है। और इसके तहत क्या था? सही सुनता, उदारता, करुणा, इसके त्रिविध आयाम थे। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक के त्रिविध आयाम क्या थे? तो सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा, यह अशोक के त्रिविध आयाम थे। और हम बात करें अशोक गद्दी पे कब बैठा था? 269 बीसी में बैठा था। कहाँ के गद्दी पे? तो मगध के सिंहासन पे बैठा था। और इसके अभिलेखों में सर्वत्र क्या इसे बोला गया है? देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, यह है जो खुद को अशोक ने लिखवाया था अभिलेखों में। अच्छा, एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, देव नाम प्रिय, देवताओं की बात करी जा रही है, वह तो बौद्ध धर्म अपनाया था भाई। तो इससे यह पता चलता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उसकी आस्थाएं थी। इसी बात से पता चलता है, देव नाम प्रिय से ही, है ना। इस बात का ख्याल रखेंगे। पुराणों में इसका नाम है जो अशोक वर्धन मिलता है, और इसका जो मीन्स पौत्र था दशरथ, वह भी है जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। और यह भी है जो देव नाम प्रिय या प्रिय की उपाधि भी है जो धारण करता है। कौन? आपका दशरथ, है ना। उसके बाद सिहली अनुश्रुति कि जो है आपका दीप वंश एवं महावंश है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति है जो अशोक के शासनकाल में हुई थी, और यह है जो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्न के द्वारा करी गई थी। अच्छा, हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया, उसमें आपको बतलाया भी था, है ना, काफ़ी बेहतर तरीके से याद भी करने के लिए। तो आपको दोस्त कमेंट कर करके यह बतलाना है कि चारों बौद्ध संगति कब हुई, उनके क्रम एवं अध्यक्षता। थोड़ी सी टाइप करने में समय जरूर लगेगी, लेकिन यह बातें आपको याद हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए,
ताकि मैं यह समझ सकूं कि आपको यह बात याद है और आप थोड़ा सीरियस लेकर करके इन वीडियोस को है जो देखते हैं। अब आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट इस जगह पे देखिए हम बात करें कि अशोक के अभिलेख से रज्जुक नामक अधिकारियों का भी पता चलता है, जो कि राजस्व एवं न्याय दोनों का क्षेत्राधिकार इसके पास था। फिर अग्रोनोमोई, यह एक जिले के अधिकारी को भी कहा जाता था। उसके बाद है जो बात करें, अशोक जो है सर्वप्रथम जो है यह कहाँ का, बोध गया की यात्रा किया था। उसके बाद है जो कुशीनगर गया था, कुशीनगर आपका जहाँ उनका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। किनकी महात्मा बुद्ध की। और बोध गया है जो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी वह स्थान है, एक्चुअल स्थान जहाँ उनकी जन्म हुई थी। कपिल वस्तु वह क्षेत्र था। उसके बाद है जो सारनाथ जहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और जहाँ पे श्रावस्ती जहाँ पे सर्वाधिक बौद्ध महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था, उपदेश दिया था। इस प्रकार से क्रम है, तो यह क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। याद रखेंगे कि सबसे पहले जहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ गए थे। उसके बाद है जो जहाँ पे उनकी महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुई थी वहाँ गए थे। उसके बाद मृत्यु के बाद जन्म वाले स्थान पे गए थे। उसके बाद है जो आपका वही जन्म वाले स्थान एक्चुअल जगह हो गया, वही क्षेत्र को मीन्स विस्तार रूप से भ्रमण किया तो कपिल वस्तु हो गया। उसके बाद प्रथम उपदेश वाले जगह पे गए, और फिर उसके बाद सर्वाधिक जहाँ पे उपदेश श्रावस्ती में दिया था उस जगह पे अशोक का भ्रमण हुआ था। इस जगह पे आप देखें कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा पे, और 20वें वर्ष है जो लुम्बिनी की यात्रा पे गया था। लुम्बिनी जो कि क्या था, आपका बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध का यह जन्म स्थान था। उस जगह पे धार्मिक कर को भी माफ़ कर दिया जाता है, और भू राजस्व को 1/6 से घटा कर करके 1/8 कर दिया जाता है। 1/6 करने का मतलब आपको यह समझना चाहिए कि टोटल होगा 6 हिस्सा में 1 हिस्सा लिया जाएगा, और यहाँ 8 हिस्सा में 1 हिस्सा लिया जाएगा। तो यहाँ से यदि आप मैथ्स को नहीं समझते हैं, थोड़ा सा ऐसा समझेंगे कि 100 होगा तो उसमें 16.67% लिया जाता था। अब है जो 100 होगा तो आपको 12.5% हिस्सा लिया जाएगा कर के रूप में, है ना। तो माफ़ किया था धार्मिक कर, लेकिन घटाया था किसको, राजस्व कर को। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं। उसके बाद देखिए कि इसके जो मीन्स अभिलेख हैं, जो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख 3 भागों में यह बटे हुए हैं, जिसमें से हम बात करें विभिन्न स्थानों से यह प्राप्त हुए हैं, जिसमें शाहवाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है यह खरोष्टी लिपि में है। कालसी गिरनार का जो अभिलेख है यह आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद है जो याद रखेंगे कि जो मीन्स खरोष्ठी लिपि है वह दाईं से कहाँ और लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कि इनकी जो अभिलेख थी, इसे पढ़ने का श्रेय जो है किसे जाता है, जेम्स प्रीसेप को जाता है। किसे, जेम्स प्रीसेप को जाता है। उसके बाद है जो प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से यह प्राप्त होता है। अब देखिए अनुराधापुर वही जगह है जहाँ पे बौद्धि वृक्ष है जो मीन्स लगाया गया है, और वहीं से बौद्धि वृक्ष पुनः अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ला करके आपको 18वीं सदी में मीन्स 19वीं सदी में कह सकेंगे लगाया गया पुनः बोध गया में, है ना। खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, तो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। और अशोक का नामोल्लेख करने वाला जो भी लेख है आपका गुर्जर अभिलेख है ना। गुर्जर लघु शिलालेख है, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिला में पड़ता है। और मास्की, यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी, है ना, कि अशोक का व्यक्तिगत नाम है जो निम्न में से कौन से अभिलेख में मिलता है, तो यह मस्की या मास्की अभिलेख याद रखेंगे, या फिर नेतुर है, या फिर उड्डे गोलम है, इनसे देखने को हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो भाबरू स्तंभ लेख में स्वयं को अशोक ने क्या किया है, मगध का सम्राट बतलाया है। पहला शिलालेख की हम बात करें तो इसमें पशु बलि की उन्होंने क्या करा है, निंदा करा है। पशु बलि की इसने क्या किया है, निंदा किया है। उसके बाद है जो 5वें में भी इस बात की चर्चा किया है ना। राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों को वध करने पर भी यह वर्जित करवा दिया था। उसके बाद है जो अशोक के शासनकाल में क्या हुई थी, सबसे बड़ी जो घटना हुई थी वह कलिंग युद्ध हुई थी। इसमें खुद तो यह विजय हुआ था, और इस बात की चर्चा 13वें शिलालेख में मिलता है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अशोक के जो 13वें शिलालेख है उस बात की चर्चा, मतलब उसमें किस बात की चर्चा प्रमुखता से की गई है, तो कलिंग युद्ध का होगा। या फिर पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से शिलालेख में करी गई है, तो 13वें नंबर की, है ना। उसके बाद है जो कलिंग युद्ध है जो उसके शासनकाल के
8वें वर्ष यह घटित हुई थी, 261 BC में यह बात घटित हुई थी। उसके बाद है जो बात करें तो अशोक के जो दूसरे एवं 13वें जो शिलालेख हैं, इससे दक्षिण भारत के चेल, पांड, सतीपुत एवं केरलपुत सहित तामपर्नी अर्थात श्रीलंका की सूचना भी मिलती है ना। उसके बाद है जो इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जो कि विभिन्न प्रकार के राजा हैं, इन्हें आपको याद अभी नहीं रखने हैं। उसके बाद है जो हम बात करें दोस्तों, तो अब मौर्य काल के प्रशासनिक हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि न्यायालय इसके दो प्रकार के हुआ करते थे। एक धर्म स्थानीय था और एक कंटक शोधन था। धर्म स्थानीय जिसके अंतर्गत दीवानी व्यवस्थाओं को देखा जाता था, और कंटक शोधन के अंतर्गत यह जो फौजदारी मामला को देखा जाता था। जो गुप्तचर होता था, तो गुप्तचर को अर्थशास्त्र में अर्थात कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब इन पॉइंट्स को तो आपको याद रखने हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट रहने हैं, है ना। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था, और इस समय दो प्रकार के गुप्तचरों की व्याख्या मिलती है, एक संस्था के रूप में और एक संचरा के रूप में। संस्था जो एक ही स्थान पर रहा करता था और जो घूमा करता था आपको संचरा कहलाए। संचरण इससे आप याद रखेंगे कि घूमने वाला कहलाता था। उसके बाद है जो हम बात करें तो मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था, और यह जो मौर्य शासन काल में काफ़ी दिनों तक यह रहता है। और इसने क्या किया है, अपनी पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से चर्चा किया है, जिसमें कहा है कि पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन था वह 30 विभिन्न समितियों में बटा हुआ था, और इसमें कुल मिलाकर के 6 समिति थे, और प्रत्येक समिति में आपके 30 सदस्य हुआ करते, 5 सदस्य हुआ करते थे। तो 6 × 5 कितने, 30 सदस्य तो हो ही जाएंगे। अब जरा देखिए हम आगे की हम बात करेंगे, तो इसमें कर की जो चोरी करता था मौर्य काल में, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था, एसटी नोमोई के नाम से जाना जाता था। अब देखिए मेगास्थनीज के संदर्भ में कुछ बातें करी गई है ना, जो कि मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत था, है ना। यह है जो मेगास्थनीज के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना, कि मेगास्थनीज ने भारत के समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था, तो 7 श्रेणियों में बांटा था, जिसके अंतर्गत कौन कौन है, दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, मंत्री है। क्या क्या, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। अब देखिए आपको याद करना है, यह थोड़ा सा मुश्किल टाइप का लग रहा होगा, लेकिन याद भी नहीं करने, बस एक बार थ्रू आउट कीजिए ना, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से इन पॉइंट्स को हम याद करेंगे। अच्छा, उसमें दार्शनिक तो होगा ही, और राजा है तो मंत्री तो होगा ही, गांव में किसान होंगे, किसान पशु पालेगा, अच्छा घर वगैरह बनाएगा तो कारीगर होगा, युद्ध जो लड़ेगा उसका सेना होगा तो क्या होगा, आपका योद्धा होगा, और सबका निरीक्षण करेगा तो निरीक्षक हो जाएगा। अब जरा वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा स्मरण कीजिए, देखिए पक्का है कि आप बोल पाएंगे, इस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे। जैसे वीडियो को दोस्त आप पॉज कीजिए, यकीन मानिए आपको ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। चलिए, यदि आपने पॉज किया है दोस्त तो आपको यह बातें याद हो चुकी है। सबसे पहले हमने बात किया कि राजा है तो दार्शनिक होगा, उसका दार्शनिक होगा, साथ में उसका मंत्री भी तो होगा। अच्छा, शासन करेगा जिस जगह पे तो यह योद्धा के माध्यम से वह युद्ध को लड़ेगा, निरीक्षक होगा, कृषक है तो पशु को भी पालेगा, और काम वगैरह करने के लिए कारीगर भी होगा। तो इस प्रकार से 7 भागों में यह बटा हुआ था। उसके बाद है जो हम बात करें तो दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, इस बात की चर्चा करी गई है। और एक बात की और चर्चा है कि जाति से बाहर कोई शादी नहीं कर सकता था, और जाति आधारित यह है जो उसे पेशा ही अपनाना था, उससे बाहर वह नहीं अपना सकता था। उसके बाद है जो स्मिथ का कहना है कि हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा यह थी, है ना। अब जरा देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, है ना, कि अशोक के अभिलेखों से मौर्य के 5 प्रांतों के नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती तो पहले भी हम लोगों ने याद किया है, अवंती उज्जैनी, है ना, कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी, दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी, और पूर्वी प्रदेश का था आपका क्या, पाटलिपुत्र, क्योंकि प्रदेश तो काफ़ी मीन्स दूर में थे इस जगह पे, और यहाँ पे शासन करने के लिए विभिन्न इकाई बना दी गई थी, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती तो उज्जैन यह पता ही है ना, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, और पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र। अब जरा देखिए हम बात करें भाग एवं बलि, यह 2 प्रकार के राजस्व के क्या थे, स्रोत थे, जिसमें
हम बात करें तो राजा जो होता था वह क्या होता था, तो भूमि का मालिक हुआ करता था। भूमि का मालिक कौन होता था, राजा हुआ करता था। और उससे जो भी उत्पादन होगा उसके एक भाग पे राजा का अधिकार भी हुआ करता था, है ना। इसी को है जो भाग कहा जाता था। यानी कहने का मतलब है कि दो प्रकार के कर व्यवस्थाएं प्रचलित थी, भाग एवं बलि, जिसमें जिसमें हम बात करें भाग के एक भाग पे राजाओं का अधिकार हुआ करता था, और बलि भी एक प्रकार का राजस्व का कर था। राजस्व जो एकत्रित करता था उसे समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करने वाला होता था। और हम बात करें प्रदेष्टा जो था वह क्या था, कमिश्नरियों का यह प्रशासक हुआ करता था। उसके बाद है जो हम बात करें तो अर्थशास्त्र में यह बात कहा गया है कि विवाह विच्छेद कर सकते हैं, है ना। विवाह विच्छेद कर सकते हैं मतलब तलाक वाली प्रथा उस समय थी, तलाक की प्रथा थी। साथ में यह कहा गया है कि यदि किसी का पति है जो विदेश रहता हो, मीन्स तो ऐसी अवस्था में या फिर उसमें किसी प्रकार का दोष हो तो उसकी पत्नी है जो इसके उसे त्याग कर सकती है और दूसरी शादी भी कर सकेगी, है ना। जबकि यानी यही बात उल्टी भी लागू हो जाती है कि यदि पत्नी आपका व्यभिचारिणी हो जाए या फिर बंध्या हो जाए तो ऐसी अवस्था में उसका पति उसे त्याग भी कर सकता था। उसके बाद है जो हम बात करेंगे, जबकि मनु स्मृति इस बात की मीन्स कोई पुष्टि नहीं करता है, मीन्स इस बात को अलाउ नहीं करता, ऐसा हम कह सकेंगे कि जिसका पति मर गया हो, तो जब पति मर गया हो तो वह है जो शादी नहीं कर सके। लेकिन लेकिन जिसकी पत्नी मर गया हो तो वह पुरुष है जो शादी कर सकता था। इस बात की चर्चा है जो मनु स्मृति के 38वें खंड में यह देखने को मिलती है। सारनाथ जो स्तंभ है यह है जो इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, और यह जो है इस पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो कि शक्ति का प्रतीक है। और यह सारनाथ का स्तंभ लेख आपका चुनार बलुआ पत्थर का यह बना हुआ है। उसके बाद है जो हम बात करें तो सांची का स्तूप जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और यह है जो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ, रायसेन जिले में पड़ता है। जबकि भरहुत का जो स्तूप है यह आपको मध्य प्रदेश के ही सतना जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। और इन दोनों की खोज है जो आपके भारतीय पुरातत्व के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं। इन्होंने ही सांचू एवं भरहुत को क्या किया था, खोजा था। उसके बाद अमरावती जो कि कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी इसी से आप याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में अमरावती का स्तूप यह देखने को मिलता है, और इसका खोज है जो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा यह किया गया था। जबकि सारनाथ का घमेक स्तूप जो है यह मौर्यकालीन नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है, यह गुप्तकालीन है, यह गुप्तकालीन है। इसके बाद है जो हम बात करें तो मौर्य काल में जो आपको भवन देखने को मिलेंगे वह क्या लकड़ी के बने होते थे, उस पर काफ़ी नक्काशी की हुई रहती थी, वह पॉलिशदार हुआ करती थी, है ना। जो कुम्हार के राजप्रसाद मिले हैं, जो महल मिले हैं, वह भी काफ़ी मीन्स आपको डिज़ाइन वाले देखने को मिलेंगे। उसके बाद है जो हम बात करेंगे तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका 184 BC में यह मृत्यु हो जाती, मीन्स मार दी जाती है। किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यह मार दी जाती है बृहद्रथ को, और यह खुद शुंग वंश का